हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने जो अपना लेसन चल रहा है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो अनीस जंग राइटर है वो साहिब के साथ में कहाँ चली जाती है? सीमापुरी जाती है। तो जब सीमापुरी जाती है तो वहां जाने के बाद वहां की स्थिति को देखती है, वहां की परिस्थिति को देखती है। तो ये वहां की स्टोरी बता रही है कि सीमापुरी के अंदर सभी जो लोग हैं वो, आप ध्यान से सुनते जाइए, मड हाउस में रहते हैं। इनके जो घर हैं वो कीचड़ के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। जो कीचड़ होता है उस मिट्टी के जो मकान है वो बना लेते हैं। और सबकी जो रूफ है ना, जो छत है, या तो उसके ऊपर जिसे अपन बोलते हैं कि या तो टिन है, चद्दर है, या फिर तारपुलिन है, तिरपाल लगे हुए हैं, या अन्य किसी प्रकार से अपना जुगाड़ करके जीवन यापन ये कर रहे हैं। तो कच्चे मकान है, छत जो है टिन और तारपुलिन की है, और यहां पर कोई मतलब जो है सीवरेज लाइन नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, रोड्स नहीं है, ड्रेन्स नहीं है, नालियां नहीं है, गंदे पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, सड़कें नहीं है, रास्ते छोटे हैं, मकान एक जैसे हैं। जो वहां पर जो लोग रहते हैं वो एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं। किसी का कोई स्टैंडर्ड छोटा बड़ा नहीं है, सबका एक ही काम है। ऑल आर इंगेज्ड इन रेग पीकिंग। सबके सब आदमी कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ये सारी सुविधाओं का अभाव है वहां पर। हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो राइटर ये ऐसी स्थिति देखकर, अच्छा लोग बड़े अनहेल्दी कंडीशन में रह रहे हैं, सबके सब लोग अनहेल्दी हैं, गंदे हैं, डर्टी है, बेस मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना बड़ा पुअर है। राइटर जो है वहां पर जाती है, देखती है कि गंदा पानी है जो सड़क रास्ते के ऊपर भरा हुआ है, निकलने के रास्ते नहीं है, नालियां नहीं है गंदे पानी की निकासी के लिए। तो राइटर वहां पर बहुत सारी मतलब जो औरतें थी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए? इस प्रकार सा हेल टाइप का जीवन क्यों जी रहे हो आप? नर्क का जीवन क्यों जी रहे हो आप? जब तुम्हारे वहां पर हरे भरे खेत थे, खलिहान थे बांग्लादेश में, तो यहाँ क्यों आ गए? तो वो बताती है कि वहां पर, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कि वहां पर इतने स्ट्रॉम्स आते थे, इतने तूफान आते थे कि वो नष्ट हो गए। ये सारी बातें मतलब जो है साहिब राइटर को भी बताता है, लेकिन साहिब का जन्म इंडिया में हुआ है। उनकी मदर जो है उसको ये कहानी सुनाती है कि हम वहां से आए हुए हैं, और साहिब के दिमाग में दूर दूर तक बांग्लादेश वाला घर और खलिहान वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल वो कहानियां सुना है। तो वहां की जो औरतें थी वो सारी बातें बताती है। ग्रुप ऑफ वीमेंस था, तो वीमेन था, वो बताते हैं कि किस प्रकार से कि हम वहां से क्यों आए, हमारी कंडीशन ऐसी क्यों है। स्टेटर्ड साड़ी वगैरह जो पहन रखी है, फटी पुरानी साड़ियां पहन रखी है, मतलब उनकी हालात बड़ी खराब है। तो उन्होंने ये एक बात कही उन औरतों, अब ग्रुप ऑफ वीमेन, एक औरतों के समूह ने अनीस जंग से एक बात कही कि जीवन जीने के लिए a group of women, एक औरतों का समूह, said to the राइटर से कहा, क्या कहा? फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या समझ आता है?
more important than an identity, कि जीवन जीने के लिए खाना जरूरी होता है, पहचान जरूरी नहीं है। तो राइटर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी तो यहाँ कोई पहचान भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं मिली हुई है। तो वो कहते हैं कि खाना जरूरी है जीवन जीने के लिए, पहचान जरूरी नहीं है। इस प्रकार से राइटर वहां जाती है, वहां की स्थिति को देखती है, बड़ी दुखी होती है कि बड़ी अनहेल्दी कंडीशंस में रहती है। बच्चों के स्लीपर्स नहीं है, जूते वगैरह नहीं। तो इसी बीच में हमें राइटर एक कहानी सुनाती है उडीप की, एक उडीप की कहानी सुनाती है। तो ये स्टोरी बीच में छोटा सा पुट है, राइटर बताती है कि कंट्रोवर्सी, जो लाइफ की कंट्रोवर्सी उसको बताती है कि वो एक बार उडीप में गई थी। तो वहां की स्थिति को देखती है कि एक पंडित जी थे, वो एक मंदिर में पुजारी थे पंडित जी, और उनके एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था। तो जब भी वो स्कूल जाता था, वो पंडित जी का बच्चा, तो भगवान जो भी थे, देवी की मूर्ति थी या जो भी थे मंदिर में, उसके सामने खड़ा होकर भगवान से ये प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूतों की दिला देना। करता होगा। तो राइटर जब गई थी ना, तब ये सारी स्थिति देखती है, वो कहानी को उसको सुना भी सकता है, वो भी खुद भी गई थी। तो बाद में जब उसको पता चला कि किस प्रकार से वो समय गुजरता गया, 20-25 साल गुजर गए, राइटर वापस उडीप में जाती है। तो वहां देखती है कि मंदिर की हालत बड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन उस मंदिर के बराबर में पीछे की साइड में एक डबल मंजिल मकान बना हुआ है, और बाहर सफेद और लाल कुर्सियां रखी हुई है, व्हाइट एंड रेड चेयर्स रखी हुई है। बड़ा स्टैंडर्ड मकान है, लेकिन मंदिर की हालत खराब है। दूसरी बात, यहां देखती है कि एक बच्चा आता है, शूज पहने हुआ है, सॉक्स पहने हुआ है, स्टैंडर्ड उसके पास बैग है, टाई बेल्ट बांधा हुआ है, फोल्डिंग प्लंक्स वहां पर रखे हुए हैं, बेड सोफा वगैरह रखे हुए हैं। वो बच्चा दौड़ता हुआ आता है, बैग को फेंक देता है, बैठ जाता है, अप टू डेट है। तो राइटर देखती है कि एक तो आज की 20 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले जो उस बच्चे की हालत थी कि वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था, और आज और वही पुजारी, आज उस पुजारी की हालत देखिए आप। तो मंदिर की हालत नहीं सुधरी, पंडित जी ने मंदिर का डेवलपमेंट नहीं किया और अपना डेवलपमेंट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने उस बच्चे की प्रार्थना सुन ली कि आज वो इतना रिच हो गया। तो राइटर कहती है कि ऐसे ही भगवान करे, सारे रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट भी सुन ले और वो भी सूझलेज नहीं रहे। फिर आगे राइटर बताती है कि भारत में देखो कुछ सभी जगह ऐसी परंपराएं भी अपने यहाँ पर भी, कि भारत के लोग क्या है, पैसे वाले होने के बावजूद भी रहने का स्टैंडर्ड जो होता है वो उनका पुअरनेस वाला हो सकता है। गांव में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, एक परंपरा बनी हुई, एक ट्रेडिशन बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग गरीब हैं जिनके पास वास्तव में रियल में शूज और सॉक्स खरीदने के पैसे नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन क्या हुआ कि राइटर कहीं से जा रही थी, तो वो यहाँ पर एक टेनिस क्लब था। उस क्लब के अंदर जो है बच्चे टेनिस खेल रहे थे, और इसके यहाँ गेट था, इस गेट के ऊपर, इस गेट पर साहिब खड़ा था। राइटर जब जाती है तो साहिब को देखती है। तो राइटर इन खिलाड़ियों को जो है खेलते हुए देखता है, टेनिस खेल रहे थे खिलाड़ी, और साहिब यहाँ पर खड़ा। साहिब ने जब इन खिलाड़ियों को देखा तो साहिब की इच्छा होती है कि वो भी ऐसा गेम खेले। साहिब जो है उस दिन शूज पहने हुआ था और व्हाइट जो है शर्ट पहने हुआ था और नेकर पहने हुआ था। तो साहिब ने जब इनको देखा, शूज पहने हुआ है, नेकर पहने हुआ है, थोड़ा सा भद्दा है, डिसकलर्ड, और शर्ट पहने हुआ है। राइटर उसको देखती कि ये भी टेनिस खिलाड़ी बनना चाहता है, क्यों नहीं बन सकता? क्या ये गरीब बच्चा अपनी प्रतिभा के आधार पर ऐसा नहीं कर सकता? लेकिन देखो, सब कुछ दब जाता है आदमी की पुअरनेस के, पॉवर्टी की वजह से सब कुछ, प्रतिभा भी दब जाती है। साहिब जो है, राइट उससे पूछती हुई यहाँ क्या कर रहे हो? कि मैडम मैं तो देख रहा था
मेरे को जब ये खेल के चले जाते हैं तो मैं अंदर चला जाता हूँ, यहाँ झूला है और मैं झूला झूलता हूँ, गेट कीपर मुझे अलाउ कर देता है। तो मतलब जो अनीस है वो राइटर जो है अनीस है वो साहिब से पूछती कि डू यू लाइक गेम, तो साहिब कहता है यस आई लाइक दिस गेम बट दिस इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच के बाहर है। कपड़े पहन लेने से, जूते पहन लेने से कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं बन जाता। टेनिस एक बहुत ही कॉस्टली गेम होता है, उसको खेलना, उसके रैकेट्स वगैरह जो है वगैरह खरीदना बहुत महंगा होता है। वो जो शूज पहने हुआ है उसने उसको बता भी दिए भाई तूने राइटिंग पता कि शूज कैसे प्राप्त किए, तो साहिब बताता है कि मैडम क्या हुआ था कि मैं कचरा बीन रहा था ना, तो मुझे ये शूज मिले हैं, किसी ने, ये डिस्कार्डेड शूज है, किसी ने इनको फेंक दिए। क्यों फेंक दिया? क्योंकि ये शूज नए लग रहे थे लेकिन उस एक शूज के अंदर थोड़ा सा होल हो गया, छेद हो गया, एक शूज में होल हो गया। इस वजह से किसी रिच बॉय ने, किसी धनवान लड़के ने दोनों ही शूज को फेंक दिया, एक होल का होना और दोनों शूज को फेंकना, और साहिब का ड्रीम पूरा होना हो गया। ये भी ड्रीम देखता था कि मेरे को भी जूते मिले, तो वो होल का होना साहिब का ड्रीम पूरा कर देता है। राइटर देखते कि देखो, एक तो वो धनवान लड़का जिसने एक छोटा सा छेद होने की वजह से दोनों जूते फेंक दिए, और ये होल उसको कोई परेशान नहीं कर रहा, ये आराम से पहन सकता है। जिस व्यक्ति के पैरों में जूते नहीं हो, अगर उसको एक छेद वाला जूता मिल जाए तो उसको वो कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि साहिब कौन सा गेम देख रहा था जब राइटर उससे मिलती है, तो टेनिस देख रहा था। उस दिन साहिब किस प्रकार के कपड़े पहने हुआ था? डिस्कार्डेड शूज थे उसके पास, और उसके पास डिस्कलर्ड जो है ड्रेस थी, लेकिन ये जो सब था वो उसकी आउट ऑफ रीच के था, उसकी पहुंच के बाहर के था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस कहानी का, और क्लाइमेक्स भी है, साहेब राइटर से परिचित हो ही गया, राइटर उसको एडवाइस दी कोई तुम दूसरा काम कर लो, तो साहिब जो है उस राइटर की एडवाइस मान लेता है। राइटर की एडवाइस मानता है तो वो क्या करता है, एक टी स्टॉल है, साहिब जो है टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है। अब ध्यान से सुनिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। जब वो टी स्टॉल पे काम करता है तो एक दिन राइटर वहां से गुजर रही थी, तो साहिब उनको मिल जाता है। तो साहिब जो है, साहिब के पास में एक स्टील का कैनिस्टर है, मतलब एक स्टील का बर्तन है जिसमें दूध है, वो अपने कंधे पे लेकर उसको जा रहा है। तो राइटर उससे पूछते कि तुम ये क्या करने लगे? कि मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ और ये जो दूध है वो जो बूथ है वहां से मैं लेके आ रहा हूँ, जो डेयरी होती है वहां से लेके आ रहा हूँ, और मेरा मालिक है वो मालिक के अंडर में काम करता हूँ, मैं मालिक तो नहीं हूँ, चाय की दुकान है उस पर थड़ी पे मैं काम करता हूँ, और वो दूर है, और मुझे 800 रुपीज मिलते हैं और दोनों वक्त का खाना मिलता है, फुल मील मिलता है। लेकिन ये सारी बातें बताता है जो वो राइटर को, तो राइटर बड़ी खुश होती है, लेकिन साहिब खुश नहीं था। क्यों नहीं था? ये क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या था, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब चाय की दुकान पे काम करके खुश है? नहीं, साहिब खुश नहीं था। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके साहिब खुश नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज द स्टील कैनिस्टर is heavier than the plastic bag. He is not being his own master. वो लंबे समय तक अपना खुद का मालिक भी नहीं बन सकता।
he has lost his freedom, he has lost his freedom, वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका था, इसलिए वो खुश नहीं था। देखो ना तो स्टील का कैनिस्टर उसका था, और वो उससे उसकी जो प्लास्टिक का जो बैग था, जो वो कचरा एकत्रित करते समय जो वो लेके जाता था, उसे ये भारी भी था, वो खुद का मालिक नहीं बन सकता था, इसलिए वो खुश नहीं था। तो साहिब जो है खुश नहीं था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि उसको कितने पैसे मिलते थे, तो 800 रुपीज एट साहिब गेट्स 800 rupees एंड फुल मील, पूरा उसको फुल मील जो उसको मिलता है 800 रुपये और पूरा खाना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कहानी खत्म हो जाती है साहिब की। साहिब लास्ट में चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। केयर फ्री लुक नहीं था उसके चेहरे के ऊपर, ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। एक लाइन ये भी लिख लेना आप, ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। ये सारी बातें ये बताती है कि साहिब जो है खुश नहीं था। अब देखो, गार्बेज जो है ना, कचरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कचरा जो है इन रेग पिकर्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, गार्बेज का पेरेंट्स के लिए तो अलग मीन है और चिल्ड्रन के लिए अलग मीन है। पेरेंट्स के लिए तो क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है पेरेंट्स के लिए तो। और चिल्ड्रन के लिए समथिंग रैप्ड इन वंडर, समथिंग रैप्ड इन वंडर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के लिए कचरे का मीन अलग है और पेरेंट्स के लिए कचरे का मीन अलग है। बच्चों के लिए कचरे का मीन है समथिंग रैप्ड इन वंडर, और पेरेंट्स के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो क्या बात है, ये देखो समझने की चीज है। राइटर स्टार्टिंग में जब लेसन होता है तो उनसे पूछती है कि उसको जवाब देता है कि कभी हमें 1 रुपया मिल जाता है और कभी हमें 10 रुपये भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब, किसी दिन तो हम कचरा जब उसको बिखेरते हैं तो कभी तो हमें 1 रुपया मिल जाता है, समटाइम आई फाइंड 1 रुपीज, कभी कभी हमें 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी हमें 10 रुपीज का नोट भी मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि कचरे में पैसे मिलते हैं, उस कचरे को बेचने से वो जो है पैसे प्राप्त करते हैं। ऐसा वो करते क्यों हैं? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, द चिल्ड्रन बिकम पार्टनर ऑफ देयर पेरेंट्स इन सर्वाइवल। जीवन यापन करने के साधनों में इनका जो रोल हो जाता है, माँ बाप की हेल्प करने ये लग जाते हैं। तो गार्बेज का पेरेंट्स के लिए मीन क्या होगा, क्वेश्चन आ जाता है तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, और बच्चों के लिए क्या है, समथिंग रैप्ड इन वंडर है। तो राइट में से कहती है, बच्चों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को जब 10 रुपीज मिल जाते हैं तो क्या आप कचरे को मतलब जो है उसकी स्कैनिंग करना बंद कर देते हो, सर्चिंग बंद कर देते हो? लेकिन ये मना कर दे कि नहीं, हम और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा में उसको मतलब जो है बिखेर देते हैं। तो ये बातें थोड़ी पीछे की थी। तो राइटर्स गार्बेज का मतलब, अच्छा दूसरी बात, इनकी लाइफ में, रेग पिकर्स की लाइफ में गार्बेज का मीन जीवन यापन करना है। गार्बेज ही सब कुछ है, रेग पिकर्स के लिए सब कुछ यही है। तो रेग पिकिंग करना इनका मेन वर्क हो गया, और ये एक फाइन आर्ट हो गई। रेग पिकिंग
रैग पिकिंग क्या बन गई आज? रैग पिकिंग एक फाइन आर्ट हो गया। एक क्या हो गया? ये फाइन आर्ट हो गया, ललित कला हो गया। ये हर कोई कचरा नहीं उठा सकता, तो ये भी एक कला हो गया। आज बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं इनसे भी, कचरा एकत्रित करने वाले अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये भी एक रैग पिकिंग फाइन आर्ट हो गया। क्या उठाना है कचरे में से, कौन सी चीज वैल्यूएबल है, कौन सी नहीं है। तो राइटर इनको कहती है कि तुम लोग इस प्रकार से जो वर्क करते हो उसमें उनको आनंद मिलता है, और फिर जो आदमी जिस वर्क को करने लग जाता है तो उसमें उसको एक्सपर्टनेस हो जाती है कि कौन सी चीज किस प्रकार का महत्व रखती है। तो रैग पिकर्स का जो गार्बेज है, अगर उनकी छत में छेद हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी उसी से होती है। अगर उनको कोई चीज लाना है, खरीदना है, तो उसके लिए भी उनको कचरे का सहारा लेना पड़ता है। इनकी एवरीथिंग इज गार्बेज इन द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एंड इट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल। ये उनके जीने का साधन है, उनको जीवित रखने का साधन है। तो ये सारी बातें अपन ने इस लेसन में पढ़ी कि किस प्रकार से साहिब की मुलाकात अनीस जंग से होती है, अनीस जंग कैसे सीमापुरी में जाती है, वहाँ की हालात को देखती है, साहिब आलम का पूरा नाम क्या है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, है ना, और किस प्रकार का वो जीवन यापन करते हैं, ये कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, कब आए थे, 1971 में आए थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको 1 बाय 1 करके इस लेसन की बताई। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है सीमापुरी वाली स्टोरी में से 125 वर्ड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो कंडीशंस ऑफ डिस्क्राइब, क्वेश्चन क्या बनेगा? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, in your own words the conditions of सीमापुरी की पूरी कहानी को समझाइए, पूरी कहानी का वर्णन, वहां की कंडीशंस के बारे में बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो मैंने बता दिया आपको पूरी बातें कंडीशन ऑफ सीमापुरी के बारे में, लेकिन फिर भी आप एक बार अगले वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे।